गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब आज हम पढ़ेंगे NCERT 11 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। अब तक हम लोग मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य के बारे में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में से, और आज हमें स्टार्ट करना है मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण। देखो बच्चों, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसको रिसर्च को करने के लिए, रिसर्च यानी कि अनुसंधान, उसको करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जो मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया है ना। तो इन स्टेप्स के आधार पर ही, इन चरणों के आधार पर ही हम किसी भी मनोवैज्ञानिक रिसर्च को करते हैं। मनोवैज्ञानिक रिसर्च या कोई भी रिसर्च, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम विज्ञान को किस चीज़ के बेस पे परिभाषित करते हैं कि विज्ञान किसी घटना की, है ना, कैसे खोज करता है, इसके बेस पे हम इसको परिभाषित करते हैं। इस बात पे नहीं कि किस चीज़ की खोज करता है, इस बात के ऊपर कि वो किसी चीज़ की अगर खोज कर रहा है विज्ञान तो वो कैसे करता है। ओके। वैज्ञानिक घटना जो होती है, कोई भी वैज्ञानिक विधि जो होती है, वो किसी घटना का या फिर गोचर का, यानी घटना यानी इवेंट का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करेगी, व्यवस्थित अध्ययन करेगी और परीक्षणीय तरीके से अध्ययन करने का प्रयास करेगी। ठीक है। हम किसी भी विषय को तब वैज्ञानिक कह सकते हैं, या किसी भी रिसर्च करने की विधि को तब वैज्ञानिक कह सकते हैं जब उसके अंदर वस्तुनिष्ठता हो। वस्तुनिष्ठता यानी कि अगर दो या दो से अधिक, कितने भी व्यक्ति, है ना, कितने भी व्यक्ति या कितने भी रिसर्चर अगर किसी घटना का अलग अलग अध्ययन करना चाहें तो दोनों के जो आंसर है ना या निष्कर्ष है वो लगभग एक जैसे ही होने चाहिए। जैसे कि आप है और आपको कोई फ्रेंड है, किसी टेबल की लंबाई को नाप रहे हैं, तो आपने अलग से लंबाई नापी और उसकी लंबाई 5 फीट आई, और आपके फ्रेंड ने भी अलग से लंबाई नापी, तो उसकी सीधी सी बात है, अगर उसी टेबल की लंबाई आप नापोगे तो 5 फीट ही आएगी। तो ये क्या है? वस्तुनिष्ठता है, दोनों के आंसर्स में समानता है। जैसे कि आप अपने एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न को भी हल करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, कितने भी एग्जामिनर उनको जांचे आपकी कॉपी को, अगर आपने आंसर को सही मार्क किया है MCQ में, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस में, तो आपको हमेशा उस पर नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। दूसरी हमने विशेषता की बात करी थी कि व्यवस्थित हो। व्यवस्थित का क्या मतलब है कि इसके अंदर कुछ चरण आते हैं। व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक, यानी कि जो उसके चरण है ना, स्टेप्स हैं, वो उनका पालन करे। ऐसा ना हो कि कभी पहले कोई चीज़ कर ली, उसके बाद कोई और चीज़ कर ली। ठीक है। अब इसके अगर हम बात करें चरणों के बारे में कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण कौन से होते हैं, अभी बात हुई है ना कि व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक, 1 बाय 1 जो उसके स्टेप्स हैं उनको वो फॉलो करे। तो वैज्ञानिक अनुसंधान के भी कुछ चरण होते हैं, जिसको कि हम इस डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे और आगे भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? समस्या का समाधान, प्रदत्त संग्रह, निष्कर्ष निकालना और शोध निष्कर्ष और सिद्धांतों का पुनः परीक्षण या पुनर्निरीक्षण। ठीक है। देखो, समस्या का समाधान यानी कि हम जिस चीज़ का अध्ययन करना चाहते हैं, जिस किसी का भी हम अध्ययन करना चाहते हैं ना, उसके विषय का जब हम चयन करते हैं कि हमें किस मैटर में या कौन सा जो टॉपिक है उसके ऊपर हमें रिसर्च करनी है, उसको बोलते हैं समस्या का संप्रत्यय। यानी कि हमारे सामने एक प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसका हम अपने रिसर्च में कोई सोल्यूशन करना चाहते हैं। ओके। और उसके बाद हम इसके बेस पे ही बनाते हैं परिकल्पना, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है। उसके बाद दूसरा चरण क्या है? प्रदत्त संग्रह का हो गया। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि लोगों से ना जानकारी लेते हैं, किसी भी रूप में हो सकती है वो, और इसके अंदर हमारे प्रतिभागी कौन कौन होंगे, कौन सी विधियों का हम उपयोग करेंगे, किन उपकरणों का हम प्रयोग करेंगे, और किस तरीके से हम अपनी रिसर्च के अंदर प्रदत्त को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद जब हमें लोगों से डेटा मिल जाता है तो हमारा स्टेप्स आता है नेक्स्ट, निष्कर्ष निकालना। अब रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट यानी निष्कर्ष, और इसके अंदर हम कुछ सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जब हमारा निष्कर्ष निकल जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने जो निष्कर्ष है ना, उनका दोबारा से परीक्षण करते हैं कि जो हमने परिकल्पना बनाई थी
क्या वो सही सिद्ध हुई है या फिर वो गलत सिद्ध हुई है। अगर हमारी परिकल्पना सही सिद्ध होती है तो हम जो हमारे रिजल्ट आए हैं उनको हम मान लेते हैं कि ये सही रिजल्ट आ गए हैं, है ना, ऐसा ही होता है। और अगर हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हो जाती है तो हम दोबारा से उस परीक्षण का जो है निरीक्षण करते हैं। तो अभी तो हमने थोड़ा सा इनके बारे में जाना, अब हम थोड़ा सा और डिटेल में इन स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है समस्या का संप्रत्यय, है ना। समस्या यानी कि प्रॉब्लम, जिसके बारे में भी, जिस कथन के बारे में भी जो शोध करता है वो अपने या फिर जिस टॉपिक का चयन करता है उसको हम बोलते हैं समस्या। इसके बाद वो क्या करता है कि इस बात के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है कि जो हमारी समस्या है या जो हमारा टॉपिक है उसका विकास कैसे हुआ है, और इसके बेस पे वो क्या करेगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड या उस समस्या से रिलेटेड पहले जितने भी रिसर्च हुए हैं उनको पढ़ेगा, उनके बारे में देखेगा, है ना, उनकी ऑब्जर्वेशन करेगा और अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी वो क्या करेगा कि उनकी समीक्षा कर सकता है कि मेरी जो समस्या वो कहाँ तक उचित है और क्या क्या इसमें अभी तक शोध हो चुकी हैं, और जो शोध अभी तक हुई हैं मेरी समस्या से रिलेटेड उनके क्या निष्कर्ष रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि कोई ये अध्ययन करना चाहता है कि जो विद्यार्थी होते हैं ना वो किस तरह से अध्ययन करते हैं, यानी कि उनकी जो अध्ययन करने की आदत है उसका परीक्षण करना चाहता है। परीक्षण यानी कि उसको देखना, ऑब्जर्वेशन करना। इसके लिए वो क्या करेगा कि वो अध्ययन की जो आदतें हैं ना, अब उनके अलग अलग पक्षों की पहचान करेगा, यानी कि अभी वो ये खोजेगा कि किस किस तरीके की अध्ययन की आदतें हो सकती हैं, है ना। और उसके बाद वो क्या करेगा, ये निश्चित करेगा कि जो घर पे बच्चे अध्ययन करते हैं उन आदतों का उसका निरीक्षण करना है, या फिर जो कक्षा में वो अपनी अध्ययन की आदतों को प्रदर्शित करते हैं उनमें से कौन सी आदत को वो निरीक्षण करना चाहता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बेटा मनोविज्ञान के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार और अनुभव से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं, है ना। तो इन समस्याओं में बहुत तरीके की समस्या आ सकती है, जैसी हमारी अपने खुद के व्यवहार से संबंधित समस्या, है ना, दूसरों के व्यवहार से संबंधित समस्या आ सकती है, किसी समूह के आधार, किसी समूह की और किसी व्यक्ति के बीच में कोई समस्या है नहीं, यानी समूह के बेस पे समस्या, समुदाय के बेस पे समस्या, किसी भी तरीके की समस्या का अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंदर कर सकते हैं। अब जैसे अगर किसी को अपने व्यवहार से को समझने के लिए किसी समस्या का अध्ययन करना है तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जब हमें प्रसन्नता होती है या खुशी होती है या फिर दुख की दशा जो होती है ना, तो हम कैसा फील करते हैं। आप लोग भी ये चीज़ ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो आप कैसा फील करते हो, और जब आप दुखी हो तो हम कैसा फील करते हैं, है ना। और हम फिर अपने अनुभव के आधार पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। ओके, इस तरीके की समस्या का अध्ययन हम अपने लिए कर सकते हैं। दूसरों के व्यवहार को समझने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं अपना कार्य समय से पूरा क्यों नहीं करते हैं। जैसे आपकी क्लास में भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, काम कंप्लीट करके नहीं लाते, जो याद करने के लिए दिया जाता है आप लोग याद नहीं करते हो। तो ये भी आप अध्ययन कर सकते हो इस बारे में भी कि क्यों लोग करते हैं ऐसा, कि वो अपने काम को कंप्लीट नहीं करते। या फिर अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसकी आदत को हम किस तरह से नियंत्रित करें, ये दूसरों के व्यवहार से रिलेटेड समस्या हो गई ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है समूह से प्रभावित व्यक्तिक व्यवहार, यानी कि जो समूह है ना वो व्यक्ति के व्यवहार को कैसे चलाता है, कैसे जो है उसको प्रभावित करता है। जैसे कि अगर कोई साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है तो साइकिल चलाते हुए अकेले की तुलना में वो जब समूह के साथ होगा, यानी उसके साथ बाकी लोग भी साइकिल चला रहे होंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी क्यों होती है ना, होता है ना ऐसा। उसके बाद समूह व्यवहार, यानी कि पूरे समूह के बारे में हम ये देखना चाहें कि जब लोग समूह में होते हैं तो खतरा उठाने वाले व्यवहारों में वृद्धि क्यों हो जाती है। या फिर आप इस बात को भी सोच लेते हो कि जब आपकी पूरी क्लास इकट्ठी होती है, बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो आप लोग शोर क्यों करते हो, है ना। नेक्स्ट आता है संगठनात्मक स्तर पर कि कुछ संगठन जो होते हैं दूसरे संगठनों की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं। देखो, ये मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समस्याएं हो सकती है, हम इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या होता है कि जब हमने अपनी समस्या को डिसाइड कर लिया कि हमारी समस्या क्या है, हम अपनी समस्या के आधार पर कोई भी कल्पना बनाएंगे कि भाई अगर मैं ये कहूँ कि कुछ संगठन दूसरे संगठन से
अधिक सफल क्यों होते हैं, है ना। तो इसके लिए कोई परिकल्पना बना ले हम, कोई पहले से ही अपने लिए कोई उत्तर ढूंढ ले, है ना। तो समस्या की पहचान के बाद शोधकर्ता क्या करता है, अपने लिए परिकल्पना बनाता है। परिकल्पना क्या है, एक काल्पनिक उत्तर होता है समस्या का, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ये बोले कि हम एक परिकल्पना ये विकसित कर लेते हैं कि जो बच्चे हैं ना, उनमें टेलीविज़न देखने की वजह से वो आक्रामक हो रहे हैं। आक्रामक तो समझते हो ना, हिंसा, है ना, एग्रेशन। तो वो टेलीविज़न देखने की वजह से ज़्यादा हिंसक हो रहे हैं, हम ये परिकल्पना बना सकते हैं, है ना। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमने पढ़ा था पीछे कि समस्या प्रदत्त संग्रह करना। प्रदत्त संग्रह करना यानी कि लोगों से जानकारी लेना, लोगों से डेटा लेना। प्रदत्त यानी कि डेटा, संग्रह यानी कि कलेक्शन करना। अब अगर हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमें सिर्फ एक व्यक्ति से हमने जानकारी ले ली और हम बोल दें कि भाई पूरे मेरठ शहर के लिए या पूरी इंडिया के लिए जो ये रिज़ल्ट आए ये वैलिड है। नहीं, ऐसा नहीं होता, हमको बहुत सारे लोगों से जानकारी लेनी होती है, ओके। और इसके लिए भी हमें 4 पहलुओं पर जो है विचार करना पड़ता है। देखो, अब हमने अपनी समस्या को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे हमने अपनी समस्या ली है कि जो अध्ययन की आदतें हैं ना विद्यार्थियों में, उनका हमें प्रेक्षण करना है, ओके। तो अब हमने ये समस्या ले ली, अब हमें क्या करना है, हमें डेटा भी तो लेना है, जो जानकारी है वो भी तो लेनी है। और किससे लेनी है, विद्यार्थियों से लेनी है। तो डेटा लेने में भी हमें 4 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहला कि हमारे अध्ययन के प्रतिभागी कौन होंगे, यानी कि जिनसे हमें डेटा लेना है वो कौन होंगे। समस्या क्या थी हमारी, अध्ययन की आदतों की प्रेक्षण में रुचि लेना, है ना। तो यहाँ पे जो हमारे प्रतिभागी होंगे वे विद्यार्थी होंगे। और अब हमको डिसाइड करना है कि हमें किस तरीके के विद्यार्थी लेने हैं। विज्ञान वर्ग के लेने हैं, कला वर्ग के लेने हैं, वाणिज्य वर्ग के लेने हैं, या फिर हमें छोटी क्लास के बच्चे लेने हैं 6 से लेके 8 तक के, या 9-10 लेना है, या हायर एजुकेशन के बच्चे लेने हैं, या 11-12 लेना है। या फिर हम एज के बेस पे भी विद्यार्थियों को डिवाइड कर सकते हैं कि भाई हमें अपनी समस्या का अध्ययन करने के लिए 18 साल से छोटे बच्चे लेने हैं, या फिर हमें 18 साल से बड़े लेने हैं। आप अलग अलग तरीके से भी इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि हमें किस तरीके का प्रतिभागी चाहिए। उसके बाद अब हमें ये देखना है कि जो हम डेटा को संग्रह कर रहे हैं, कौन सी विधि से हम डेटा लेना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और फिर प्रयुक्त उपकरण, देखो मनोविज्ञान में उपकरण क्या हो, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जिससे हमें अपने प्रदत्त को इकट्ठा करना है लोगों से या विद्यार्थियों से, जो भी हमारे प्रतिभागी हैं, है ना। तो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ प्रश्न लिख के बना के कोई प्रश्नावली उनको बना के दे सकते हो। अगर आप कोई ऐसी समस्या का अध्ययन करना चाह रहे हैं जिसको करने के लिए आपको मनोवैज्ञानिक उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उन उपकरणों का भी उपयोग कर सकते हो, है ना, बहुत तरीके। या फिर आप क्या कर सकते हो, उन लोगों से ही पूछ के जानकारी ले सकते हो, सिर्फ वर्बली भी। तो बहुत तरीके होते हैं, है ना, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से हमने सारे काम को किया है, ओके। जैसे अब अगर हम बात करें कि हमारे प्रतिभागी कौन होंगे, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे, किशोर, महाविद्यालय के छात्र, अध्यापक, प्रबंधक, कोई भी हो सकते हैं, चिकित्सक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। दूसरी हमने बात करी थी कि जो हमारे प्रदत्त संग्रह की विधि है वो कैसी होनी चाहिए। इन विधियों के बारे में ना अभी आपको मैं सिर्फ इनके नामों की जानकारी दूंगी। नेक्स्ट जो हम कल पढ़ेंगे ना, कल सेकेंड चैप्टर को जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम इन विधियों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमें किस विधि की सहायता से, जैसे प्रक्षेपण विधि, प्रेक्षण विधि, है ना, जो हमने अभी बात की थी कि हम विद्यार्थियों के पढ़ने की अध्ययन की आदतों का प्रेक्षण करना चाहते हैं। तो प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, यानी कि उनको देख के रिजल्ट निकालना, ठीक है। इस विधि का प्रयोग प्रायोगिक विधि, सहसंबंधात्मक विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि आदि, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे, ठीक है। अब हमें ये भी देखना है कि कौन कौन से जो प्रदत्त संग्रह को करने के लिए हमने बोला था ना पीछे कि हम कौन कौन से जो है उपकरणों को की हम सहायता लेंगे। उपकरण भी होते हैं कि साक्षात्कार ले सकते हैं, है ना, अनुसूची ले सकते हैं, प्रेक्षण अनुसूची ले सकते हैं, प्रश्नावली। साक्षात्कार यानी कि किसी का इंटरव्यू लेना, अनुसूची किसी से एक चेकलिस्ट भरवा लेना, है ना, प्रेक्षण अनुसूची भरवा लेना, या फिर कुछ प्रश्न बना के एक प्रश्नावली दे देना आदि।
उसके बाद क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास इन उपकरणों की सहायता से या फिर इन सब की सहायता से जो भी हमारे पास सूचना आई है या डेटा आया है उसको हम उपयोग में लाते हैं। और अब हमको ये देखना है कि हमें व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से उस डेटा का या उस प्रदत्त का उपयोग करना है। व्यक्तिगत रूप से यानी एक एक व्यक्ति का हमें रिजल्ट निकालना है अलग से, उनके बारे में हमें बात करनी है, क्योंकि कुछ जो विधियाँ होती हैं वहाँ पे एक व्यक्ति का अध्ययन करके भी हम रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। या फिर सामूहिक रूप से हमें अपने डेटा को जो है देखना है और उसके बारे में हमें निष्कर्ष निकालना है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है, अब देखो हमने अब क्या किया, समस्या का चयन किया, परिकल्पना बनाई है ना, समस्या का एक संभावित उत्तर बनाया, प्रदत्तों का संग्रह किया, इनके बारे में भी हमने बात करी। अब हमने जब प्रदत्तों का संग्रह कर लिया, डेटा ले लिया लोगों से, तो अब हमको क्या करना है, अब हम निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष यानी कि रिजल्ट निकालेंगे, यानी कि जो कुछ सांख्यिकी प्रक्रियाएं होती हैं ना, सांख्यिकी गणनाएं, उनकी सहायता से हम अब अपने जो हमने प्रदत्त लिए हैं, डेटा लिए हैं, उनका विश्लेषण करना शुरू करेंगे, जिससे कि हम समझ सके कि जो हमारे प्रदत्त है ना वो हमें कैसी जानकारी देते हैं या क्या जानकारी देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, वृत्तखंड समझते हो, यानी कि कोई भी जो सर्कल होता है ना 360 डिग्री वाला, उसके बेस पे कि भाई इतने पॉपुलेशन के रिजल्ट आए, इतनी पॉपुलेशन के रिजल्ट, इस तरह से दंड आरेख चित्र, संचयी बारंबारता आदि को बनाना सीखेंगे। जब हम सांख्यिकी का चैप्टर पढ़ेंगे तो इन सब की जानकारी वहाँ पे हमें मिलेगी। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं कि जो शोध निष्कर्ष आए हैं ना, हमारे जो रिजल्ट आए हैं, उनके बेस पे हम क्या करेंगे कि हम निष्कर्षों का पुनः परीक्षण करेंगे कि हमारे जो रिजल्ट थे वो कैसे हुए। जैसे हमने अभी एक परिकल्पना बनाई थी कि कुछ बच्चे जो हैं वो टेलीविज़न के माध्यम से आक्रामकता को सीखते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अब हमें रिजल्ट भी मिल गया और हमें पता भी चल गया कि ये हमारी जो परिकल्पना थी वो सही सिद्ध हुई है या नहीं सिद्ध हुई है। अगर हमारी परिकल्पना की पुष्टि हो जाती है, यानी कि वो सही सिद्ध हो जाती है कि टेलीविज़न में दिखाए जाने वाली आक्रामकता से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, तो हमारे जो निष्कर्ष हैं वो सही निकल गए। और हम ये बात सब बच्चों के ऊपर, उस एज ग्रुप के बच्चों के ऊपर, या जिस तरह के हमने बच्चों को अपने जो है अनुसंधान के अंदर लिया था, उनके बारे में हम ये बात बोल सकते हैं कि टेलीविज़न की आक्रामकता का उनके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। और अगर ऐसा होता है कि हमारी जो परिकल्पना है उसकी पुष्टि अगर नहीं हो पाती है, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से हम जो हमारा परीक्षण है दूसरी परिकल्पना बनाएंगे और दोबारा से हम अपने परीक्षण को जो है करेंगे। तो इसलिए जो अनुसंधान है ना वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब आप ऐसे सोचो कि हमारे जो रिजल्ट है ना वो सही आ गए, हमारी परिकल्पना सत्य सिद्ध हो गई, ओके। लेकिन अब क्या है, आगे कुछ रिसर्चर उस पर और काम कर सकते हैं, है ना, उसी परिकल्पना को लेके, उसी तरह की समस्या को लेके कुछ और उसमें जोड़ के। तो अनुसंधान जो है वो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो है अनुसंधान के वैकल्पिक प्रतिमान, कि कौन कौन से वैकल्पिक प्रतिमान होते हैं। देखो, दो चीज़ों के बारे में इसमें हम कहेंगे। हमने ये भी पढ़ा कि पहले चैप्टर के अंदर कि मनोवैज्ञानिक कला है ना, सामाजिक मनोविज्ञान है मनोवैज्ञानिक, और हमने ये भी पढ़ा कि जो मनोवैज्ञानिक वो वैज्ञानिक मनोविज्ञान है। तो देखो, पहले क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक जो होते हैं ना, उनकी ये मान्यता होती है कि जो मानव व्यवहार का अध्ययन है ना, उसको जिस तरह से भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जो है कठोर मनोविज्ञान है, उसी तरीके की विधियों को हम अपनाएं, यानी ओनली साइंटिफिक मेथड्स को हम अपना के जो है मानव व्यवहार का अध्ययन करें, ठीक है। और इसके आधार पर ही हम व्यवहार क्या है उसके बारे में हम पूर्वानुमान लगाएं, क्योंकि जो हमारा आंतरिक और बाहरी जो शक्तियों के द्वारा हमारा व्यवहार घटित होता है ना, इसका हम क्या कर सकते हैं, उसको हम देख भी सकते हैं, माप भी सकते हैं और नियंत्रित भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो लोग ये मानते हैं कि जो मनोविज्ञान है उसको हमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान की तरह से ही अध्ययन करना चाहिए, वो लोग ये बोलते हैं कि हमें मानव व्यवहार के सिर्फ उस पक्ष का अध्ययन करना चाहिए जिसको कि हम देख सकें, माप सकें और नियंत्रित कर सकें, ओके। तो इसकी पुष्टि के लिए क्या हुआ कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक, यानी कि लगभग 20वीं सदी के खत्म होने तक, है ना, जो व्यवहार था
उसको सिर्फ व्यक्त सीमा तक सीमित रखा गया है, यानी कि सिर्फ उतने को हमने व्यवहार के अंदर इंक्लूड किया जिसको कि हम देख भी सके और माप सके, है ना, प्रेक्षण कर सके और मापन कर सके। ओके। और मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया उस टाइम पे कि जो व्यक्तिक अनुभूतियाँ थी, है ना, अनुभव थे, उनके अर्थों पे ध्यान नहीं दिया। किस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया कि जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस हुए या फिर हमारे पर्सनल मीनिंग है उन सबको इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, वो भी तो हमारा व्यवहार ही है ना। बाद में क्या हुआ कि आधुनिक काल में एक नया दृष्टिकोण इसमें जोड़ा गया, व्याख्यापरक परंपरा का उदय हुआ, है ना, जो कि इस बात को मानता है कि हमें ना सिर्फ व्याख्या और पूर्व कथन के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें जो समझ है ना, यानी कि जो हमारे अनुभव हैं उनको भी हमें महत्वपूर्ण मानना है। ये परंपरा ये मानती है कि जो हमारा व्यवहार है ना वो लगातार परिवर्तन हो रहा है और मानव व्यवहार जो है वो जटिल है, और हमने जो अनुभव किया है उसकी अन्वेषण की जो विधि है वो भौतिक जगत है ना, यानी कि जो बाकी के विज्ञान रहे, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, उनकी विधि से अलग होनी चाहिए। ठीक है। और इस विचारधारा के अनुसार ये माना है कि जैसे कुछ जो हमारे बाह्य कारक है ना, जैसे कुछ व्यवहार जो होते हैं हमारे बाह्य कारकों से प्रभावित होते हैं, जो वातावरण में हुए बाह्य कारक, मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया हुआ है। ठीक है। और लेकिन जो हमारे आंतरिक कारक है ना उनसे भी तो हमारा व्यवहार प्रभावित हो रहा है। ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वस्तुनिष्ठता के बारे में हमने अभी बात करी थी कि सब लोगों के लिए उस चीज़ का आंसर एक ही हो, वो संभव नहीं है। यानी हर किसी के यहाँ पे अपने जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो जुड़ जाते हैं। यानी कि हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग, अपने जो सत्य है ना अपने अकॉर्डिंग उसका निर्माण करता है। इसलिए यहाँ क्या है कि वास्तविकता की हम व्यक्तिपरक व्याख्या करते हैं। व्यक्तिपरक यानी कि उसमें कुछ हमारे खुद के अनुभव भी सम्मिलित होते हैं। ओके। जैसे कि अगर हम ये कहें कि कोई भी व्यक्ति जो है खोज करता है, अगर उसको ये नहीं पता कि क्या खोज रहा है, कैसे खोज रहा है, तो किस बात की उससे हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, है नहीं। बल्कि वो क्या प्रयास करेगा कि कुछ भी जो अव्यवस्थित है उसका वो एक प्रारूप तैयार करेगा, और अगर उसको उस क्षेत्र की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो फिर वो क्या करेगा कि बाकी जगह से उसकी जानकारी लेगा और अपने तरीके से भी उसमें कुछ वो नया ऐड करेगा। अब हम क्या करें कि वैसे तो हमने दो तरीके से इस बारे में बात करी है। एक तो वैज्ञानिक यानी कि जैसी विधियाँ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में है, यानी कि जो व्यवहार है सिर्फ उतने व्यवहार का अध्ययन करना जो देखा जा सकता है। और दूसरी कौन सी हमने करी है? व्याख्यापरक यानी कि व्यक्ति की खुद के अनुभव भी जो है, आंतरिक अनुभव है, वो भी उनकी व्याख्या जो है हम जो बाकी के विज्ञान है उनकी तरह से नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि दोनों का ही उद्देश्य एक ही है, व्यवहार का और अनुभव का अध्ययन हमें कैसे करना है ना। तो इस बारे में आप लोग जो हैं खुद के ऊपर भी कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप दुख का अनुभव क्यों कर रहे हैं, तो आप इस बात को देखिए कि जो दुख का अनुभव है क्या उसको आप अब उसमें आपकी व्याख्या अलग से आएगी, यानी व्याख्यापरक तरीके से करेंगे, आपके खुद के अनुभव भी उसके अंदर जुड़ेंगे, या फिर दुख का मीनिंग सब लोगों के लिए एक ही जैसा हो सकता है ना। बहुत बार क्या करते हैं कि हम खाने पान को अपने को नियंत्रित करना चाहते हैं, है ना। हम ऐसे सोचते हैं ना कि हम थोड़े मोटे हो गए हैं और हम अपना थोड़ा सा खान पान जो है वो पौष्टिक बनाएंगे, है ना, हम बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे और पढ़ने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारा टाइम आता है ना खाना खाने का, या फिर हमको फास्ट फूड वगैरह दिखते हैं, तो हम अपना कंट्रोल खो देते हैं और हम अपना प्रण भूल जाते हैं कि हमने ये सोचा था कि आगे से ना हम हेल्दी खाना खाएंगे, है ना, या फिर आगे से हम ज़्यादा पढ़ेंगे। तो अब क्या हुआ कि अगर ये जो है प्रॉपर साइंस होता है ना, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान की तरह होता, तो क्या होता, हम इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते। लेकिन क्या हुआ कि हम अपने व्यापार पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाते हैं। ये मनोविज्ञान को इस बात के लिए सहायता करनी चाहिए, है ना। और जो मनोवैज्ञानिक है ना उनका ज़्यादातर जो फोकस जो होना चाहिए ना वो इस बात के ऊपर होना चाहिए कि हमारे जो अनुभव हैं, हमारी जो अंतर्दृष्टियाँ हैं, उनमें जो सेल्फ है यानी कि स्वयं है, उसको समझने में मनोविज्ञान का जो है ध्यान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का स्वरूप।
गुड नाइट बच्चों।